हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स के बारे में कि किस तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स में। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, तो उसका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से चलेगा हम ये बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन को दो तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये जो दो तरीके होते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के, एक तरीका होता है रैपिड तरीका और एक तरीका होता है जो स्लो प्रोसेस होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमें पता है दो तरीके की चीजें हो सकती है बॉडी में, एक होती है नॉन पोलार चीजें और एक होती है पोलार चीजें। पोलार चीजें ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती हैं ड्यू टू देयर चार्जेस, वहीं जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स है वो आराम से पास कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। इसी के बेसिस पे यहाँ पर रैपिड और स्लो पाथ बने हुए हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी दो तरीके से रह सकता है, एक तो पोलार फॉर्म में भी रह सकता है और एक नॉन पोलार फॉर्म में भी रह सकता है। अगर ऑक्सीजन नॉन पोलार फॉर्म में है तो वो किस फॉर्म में होता है, IAAH के फॉर्म में होता है। IAA किसको डिनोट करता है, ऑक्सीजन हार्मोन को डिनोट करता है। और H यहाँ पे क्या बता रहा है, H यहाँ पे बता रहा है कि ये जो हार्मोन है यानी कि ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म है। प्रोटोनेटेड यानी कि उसके पास H ज्वाइन है। H ज्वाइन है तो यहाँ पर कोई नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वो नॉन पोलार मॉलिक्यूल होता है। वहीं अगर ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा तो इस पे क्या प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में ये पोलार मॉलिक्यूल है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगी मैं क्रॉस नहीं करने दूंगी तुझे, तो कहीं और से जाए या फिर किसी और के सहारे। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें चलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें रैपिड जो चीजें ना वो डिस्टेंस तक आप आराम से ले जा सकते हैं। डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना है हार्मोन को तो वो आराम से कर सकता है। तो यहाँ पर कहानी किधर से आती है, सोर्स टू सिंक पे आती है, यानी कि कहीं से शुरुआत हो रहा है, जैसे कि पत्ती से शुरुआत हो रहा है, समझो लीव से यहाँ पे शुरुआत करके आप रूट तक लेकर गए हैं। तो इस तरीके की चीजों के लिए यहाँ पे चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला, समझो आपने लीव से स्टार्ट किया और रेस्ट ऑफ दी बॉडी में आपको लेकर जाना है इसको, रेस्ट ऑफ दी बॉडी में अगर आपको लेकर जाना है तो रैपिड में कौन सा फॉर्म आएगा, रैपिड में आएगा नॉन पोलार फॉर्म, क्योंकि वही जल्दी जल्दी पास हो सकता है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर सकते हैं, तो फट 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 आराम से जा पाएगा। वहीं स्लो प्रोसेस वाला अगर हम यहाँ पे देखें, स्लो प्रोसेस वाला यानी कि ये किसके लिए होगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा। शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि अगर हमें कहाँ ट्रैवल करना है, सेल टू सेल, एक सेल से समझो बाजू वाले सेल के पास ही जाना है, तो ये किसके लिए होता है, सेल टू सेल के लिए होता है। तो इसमें आपको कहाँ जाना होता है, पोलार मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है, पोलार ऑक्सीजन को। जैसे कि यहाँ पर कौन सा आता है, यहाँ पर आता है डी प्रोटोनेटेड वाला, इस फॉर्म को याद रखना, ये कौन सा, डी प्रोटोनेटेड, और यहाँ पे प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो इस तरीके से यहाँ पे दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, ट्रैवल करवा सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें रैपिड वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसमें पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू कहानी चलती है। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि आराम से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर सकते हैं। सेल के अंदर भी सेल के बाहर किसी भी तरीके से जा सकते हैं, बस कैसे जाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाते हैं। तो ये वाले जो है आराम से उस तरीके से चले जाते हैं। वहीं यहाँ पर अगर आपको पोलार मॉलिक्यूल को मूव करवाना है तो आपको क्या चाहिए होगी, आपको एनर्जी चाहिए होगी। तो ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए, तो आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस होता है ये ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटी इंडिपेंडेंट यानी कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन में मूव करो, ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करो, ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है तो कैसे भी जा सकता है। पर यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पोलार ट्रांसपोर्ट होता है। पोलार ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होना। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में इसका ट्रांसपोर्ट होगा, और वो जो एक डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन होता है, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिपिटल का मतलब बेस की तरफ जाना, यानी कि कहां से कहां जाना, शूट से किसकी तरफ जाता है, ये रूट की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं बेसिपिटल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, ये बेसिक बातें हमें समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पे आगे देखें, ठीक है भाई डिफ्यूजन होता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डिफ्यूजन तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पोलार ट्रांसपोर्ट करवाना है यानी कि आपको स्लो ट्रांसपोर्ट करवाना है, उसमें दिक्कत है कि आयनिक मॉलिक्यूल है, और आयनिक मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस कंडीशन में जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनको क्या मॉलिक्यूल रखने होते हैं, उनको मॉलिक्यूल्स रखने होते हैं इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स।
इस कंडीशन में उनको इनफ्लक्स और ईफ्लक्स रखना होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ सके, बाहर जा सके चार्ज फॉर्म में। तो इस तरीके से इनफ्लक्स के थ्रू ये अंदर आएगा चार्ज फॉर्म में, और ईफ्लक्स के थ्रू ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा सेल से चार्ज फॉर्म में। ये सिर्फ चार्ज फॉर्म के लिए हमें चाहिए होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन का जो इनफ्लक्स अगर हम करवा रहे हैं, जो कि किसी की मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे होता है ऑक्स1। ऑक्स1 जो है वो एक्चुअली क्या है, वो यहाँ पे प्रोटोन IAA सिम्पोर्टर होता है। सिम्पोर्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल, यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो दो चीजों को एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रोटोन को तो मूव कर ही रहा है, उसी के साथ साथ IAA को भी ये क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो इसको ये ऑक्स1 होता है। वहीं अगर हम ईफ्लक्स वाले को देखें तो ईफ्लक्स का नाम होता है PIN, पिन। इस कंडीशन में ये क्या करता है, ये चीजों को बाहर लेकर जाता है, ये चीजों को क्या करेगा, बाहर लेकर जाएगा। तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि ये वाला जो होता है यानी कि IAA नेगेटिव जो है वो क्या नहीं कर सकता, ये क्या नहीं कर सकता, ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इट वोंट बी एबल टू डू सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो कैसी कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कौन है, ये सेल वॉल है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से दो सेल प्रेजेंट है, समझिए सेल नंबर 1 है और यहाँ पे ये सेल नंबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास प्रेजेंट होता है एक मॉलिक्यूल, जो कि क्या होता है, जो कि यहाँ पे होता है प्रोटोन ATPase पंप। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि ये पंप क्या, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ये पंप करता है प्रोटोन को बाहर। और क्या यूज करके पंप कर रहा है, ATP यूज करके पंप करता है। ATP यानी कि एनर्जी यूज करता है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स है उनका अमाउंट बाहर ज्यादा हो गया। अगर प्रोटॉन्स का अमाउंट बाहर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली उसका जो pH है वो लोअर हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा होता है तो pH कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो सेल वॉल है इसका pH कितना होता है, 5 होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स कम है एज कंपेयर टू बाहर, तो इसका pH कितना होता है, इसका pH होता है 7.2। और बाहर कम pH होने के बाद भी और ज्यादा प्रोटॉन होने के बाद भी हम बाहर पंप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर इस तरीके से ये बाहर प्रेजेंट है। अब अगर इस कंडीशन में ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर प्रेजेंट होगा और उसको बहुत सारे अगर फ्री फॉर्म में प्रोटॉन मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो IAAH फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में वो इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाफ ऑफ द ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये ऑक्सीजन ऐसे बन गए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर तो ये आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और आराम से ये क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन करके सेल के अंदर आ जाएंगे। डिफ्यूजन करके ये आ गए हैं सेल के अंदर। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, सेल के अंदर तो pH ज्यादा है, सेल के अंदर 7.2 pH है। सेल बोलेगा भले ही बाहर pH कम था लेकिन सेल के अंदर pH ज्यादा है, भाई इसके अंदर तुम प्रोटोनेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, यहाँ पर तुम्हें क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें डीप्रोटोनेटेड होना पड़ेगा। सेल बोलेगा मेरे खुद के पास प्रोटोन नहीं है, तू क्या प्रोटोन लेकर बैठा है, मुझे प्रोटोन दे। तो इस फॉर्म में यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है फिर से कौन से फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीजन फिर से आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, एनायनिक फॉर्म में ये आ चुका है। ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर pH जो है वो ज्यादा है। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को इस फॉर्म में रखेंगे तो ये तो ट्रैप हो जाएगा। अगर इस ऑक्सीजन को आपको बाहर भेजना है तो ये ऐसे तो जा नहीं सकेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो इसको अगर बाहर भेजना है तो हमें किसको यूज करना पड़ेगा, पिन ईफ्लक्स को यूज करना पड़ेगा, जो इस ऑक्सीजन को यहां से कहां भेज देगा, बाहर भेज देगा। इस तरीके से यहां से आ गया ऑक्सीजन बाहर। अब ऑक्सीजन को कहां जाना है, अब इस फॉर्म में ऑक्सीजन को यानी कि डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में ऑक्सीजन को सेल के अंदर आना है। तो इस कंडीशन में ये कैसे अंदर आएगा, ऐसे तो अंदर आ नहीं सकता, तो इसको सिम्पोर्टर का यूज करना पड़ेगा। यहां पर सिम्पोर्टर क्या था, प्रोटोन IAA सिम्पोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये सिम्पोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है ऑक्स1। तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर प्रोटॉन्स अंदर आ जाएंगे।
अब प्रोटॉन्स जो हैं वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहे हैं, तो प्रोटॉन्स तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोटॉन्स तो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का यहाँ पे अमाउंट बहुत ज्यादा है सेल वॉल। इसी का फायदा उठा के यहाँ पर इनके साथ साथ कौन मूव कर जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे इनके साथ साथ मूव कर जाएगा। क्या इस प्रोसेस के लिए आपको कोई एनर्जी लगी? नहीं, लेकिन प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन सेल वॉल में ज्यादा करने के आपको किसकी जरूरत लगी थी? आपको एनर्जी की जरूरत लगी थी। तो अगर इनडायरेक्टली ही देखें, इनडायरेक्टली भी आपने इसमें क्या कर दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया। तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपने इनडायरेक्टली एटीपी को यूज किया। इसमें आपने यूज क्यों किया गया था एटीपी को? ताकि प्रोटॉन्स का अमाउंट यहाँ पे सेल वॉल में ज्यादा हो, प्रोटॉन्स का अमाउंट सेल वॉल में ज्यादा हुआ, उसी की वजह से तो ये हो पाया जो सेकंड स्टेप में अभी हमने देखा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर चीजों का मूव, ये जो ऑक्सीजन है मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और इस तरीके से वो आराम से पहली कंडीशन में आराम से डिफ्यूज हो जाएगा जब वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में, लेकिन वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में तो वो आराम से डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पर पिन मॉलिक्यूल की बात करें, जो पिन प्रेजेंट है, पिन इफ्लक्स प्रेजेंट है, ये जो प्रोटीन है ये क्या होता है? ये होता है प्लांट स्पेसिफिक फैमिली ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये क्या है? प्लांट स्पेसिफिक फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करवा रही है, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा रही है, इसलिए इसका नाम ये है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर डिफरेंट टाइप के पिन प्रेजेंट होते हैं। पिन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप के पिन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 1 2 3 4 एंड 7, ये 5 जो पिन होते हैं ये लोकेटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दे आर लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इफ्लक्स करवाने का ऑफ IAA नेगेटिव या फिर ऑक्सीजन का इफ्लक्स करवाते हैं। इफ्लक्स कैरियर्स होते हैं। ये क्या होता है? इफ्लक्स कैरियर, इफ्लक्स कैरियर्स, जो कि इसका इफ्लक्स करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन का। अब यहां पर ये तो हमने बात देख ली नॉर्मल, लेकिन रूट्स में ना एक और चीज चलती है। रूट्स में यहाँ पर अगर हम प्राइमरी रूट्स की बात करें तो प्राइमरी रूट्स में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो एक्रोपिटल भी होता है। बेसिपिटल तो होता ही है, एक्रोपिटल भी होता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये प्राइमरी रूट प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्लांट की प्राइमरी रूट है। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्टेली स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब यहां पर अगर इसको नीचे की तरफ जाना है, यानी कि ऑक्सीजन को अगर नीचे की तरफ जाना है, तो वो कौन करवाता है? पिन 1 एंड पिन 4। पिन 1 एंड पिन 4 इसको कहां लेकर जाएंगे? टूवर्ड्स डाउनवर्ड लेकर जाएंगे। वहीं यहां पर जो पिन 3 और पिन 7 होते हैं वो इसको साइडवर्ड लेकर जाते हैं। वहीं यहां पर जो पिन 2 होता है वो इसको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। यहां से पिन 2 ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, यहां से पिन 2 ऊपर की तरफ, यानी कि पिन 2 जो है वो ऊपर की तरफ ले जा सकता है। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है? अपवर्ड फ्रॉम दी बेस। यहां पर एक्रोपिटल मूवमेंट भी हो सकता है। रूट्स की बात कर रही हूं मैं, तो अपवर्ड फ्रॉम दी बेस। बेसिपिटल तो होता ही होता है, उसी के साथ साथ रूट्स में एक्रोपिटल भी हो सकता है। तो जिसमें हमने देखा जो 1 और 4 है ये कहां पे लेकर जा रहा है? ये तो डाउनवर्ड लेकर जा रहा है, जैसे कि हमेशा हो रहा था, ये तो डाउनवर्ड लेकर जा रहा है। पिन 3 एंड जो 7 है वो कहां पे लेकर जा रहा है? साइड में लेकर जा रहा है। और पिन 2 जो है वो कहां पे लेकर जा रहा है? अपवर्ड लेकर जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे जो है पिन के प्रोटीन्स होते हैं और ये सारे यहाँ पर ये वर्क करते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे देखें, आगे मूव करें, तो यहाँ पर और प्रोटीन्स भी होते हैं पिन के साथ साथ ही यहाँ पर, जैसे कि ABCB, ये एक पूरी फैमिली है ABCB। यहाँ पर अगर हम देखें ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स हैं जिनका काम भी ऑक्सीजन के इफ्लक्स में ही आता है। इनका काम भी क्या होता है? ऑक्सीजन के इफ्लक्स में ही आता है। ABCB का मतलब क्या होता है? ATP बाइंडिंग कैसेट सब फैमिली बी। क्या है? ATP बाइंडिंग कैसेट सब फैमिली बी, सब फैमिली बी। इस तरीके से ये भी इफ्लक्स की तरह वर्क करते हैं, पिन की तरह ही, और इसमें बहुत सारी सब फैमिलीज आती है। इसकी जो सब फैमिलीज होती है वो ABCA से लेकर ABCB से लेकर टोटल यहाँ पर ABCH तक होती है, जिन सबका काम इफ्लक्स करवाने का ही होता है।
तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, इस तरीके से ये जो ऑक्सिन है इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा गाइस, अगर आप हेल्पफुल फॉर यू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन कैसे होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।